हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की हमारी पहली क्लास जो है जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी में पिछली बार के पेपरों में पूछे गए हैं, वो आज मैं करवा रहा हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1984 में भोपाल में जो गैस आपदा हुई थी, गैस लीक हुई थी, वो कौन सी गैस थी। इसका सन भी पूछता है कि कौन सी ईयर में ये गैस लीक हुई थी। तो 1984 में ये गैस लीक हुई थी भोपाल में। और 3 दिसंबर डेट भी पूछता है कभी कभी। तो दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन है हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोक्लोरेट, मिथाइल फॉस्फेट या मिथाइल आइसोप्रोपेट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। जो गैस थी वो रिसाव के कारण उसमें बहुत से लोग मारे गए थे इस घटना में। और अभी हाल ही के दिनों में विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, वहां पे भी एक गैस लीक हुई थी। वहां पे वाइजैक स्टील प्लांट में एक गैस लीक हुई थी, उसका नाम था स्टायरिन। स्टायरिन नाम की गैस लीक हुई थी। स्टायरिन गैस लीक हुई थी जिसमें 10 से 12 लोगों की मौत हुई थी। तो ये क्वेश्चन करंट का है, तो इसलिए इसकी पूछे जाने की संभावना भी उतनी ज्यादा है, क्योंकि करंट अफेयर्स का आजकल पेपरों में बहुत ज्यादा रोल हो गया है। तो जो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई थी, उस गैस का क्या नाम है हमारा स्टायरिन गैस। और जो अभी हाल ही में भोपाल गैस आपदा में, मतलब 1984 में भोपाल गैस में जो गैस लीक हुई थी, उसका नाम है मिसाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन हमारा, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर, महाराणा राजा प्रताप सिंह, गुरु रामदास या महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने गांधी आश्रम की स्थापना की थी सन 1916 के आसपास। मतलब सन 1916 में उन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। और वहीं शांति निकेतन की बात की जाए कि शांति निकेतन का निर्माण किसने करवाया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है। मतलब गुरुदेव किसको कहते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनको भारत की तरफ से सर्वप्रथम नोबेल प्राइज दिया गया था। इनकी किताब थी गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे। बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में थे। हिंदी, उर्दू, पाली या प्राकृत। तो उस समय कौन सी भाषा हो सकती है बुद्ध के उपदेश से। इसको आप छाड़ भी सकते हैं, हिंदी तो हो नहीं सकती, उर्दू तो हो नहीं सकती, क्योंकि उस समय मुस्लिमों का आगमन नहीं हुआ था हमारे यहाँ। प्राकृत या पाली, कोई एक होगा। तो जो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे वो हमारे पाली भाषा में दिए थे गौतम बुद्ध ने। और जैन जो हमारे महावीर स्वामी हैं, उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। मतलब गौतम बुद्ध ने की बात करी जाए तो इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। पाली सही होगा। आगे है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तमस उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन है भीष्म साहनी, अमृता प्रीतम, प्रेमचंद या कलराज साहनी। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस में कि उपन्यास के बारे में या उनकी रचनाएं कौन सी हैं। तो तमस जो है हमारा उपन्यास, ये किसका है, ये है भीष्म साहनी का। और इनका एक और उपन्यास है चीफ की दावत। ये भी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि चीफ की दावत किसकी है, तो भीष्म साहनी की। और तमस भी इन्हीं का उपन्यास है। और जो प्रेमचंद के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि प्रेमचंद कहाँ से रिलेटेड है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से में इनका जन्म हुआ था प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद। आगे है, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। मतलब जब भारत आजाद हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था। तो उस समय आजादी के समय हमारे मतलब इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था क्लीमेंट एटली। इटली जो था उस समय प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का या ब्रिटेन का। और
जो विंस्टन चर्चिल था, वो हमारा जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय में पूछा जाए तो चर्चिल, और अगर आज़ादी के समय में पूछा जाए तो क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन है हमारा, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? तो इस समय भारत और चीन के बीच में गहमा गहमी बनी हुई है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है उस लिहाज से। तो पूछा है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब स्थापित हुआ? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था, तो 1965 वाला तो नहीं हो सकता, तो इन तीनों में से है कोई। तो ये हमारा पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। और भारत और चीन के बीच जो अभी भारत ने हाल ही में चीन के बहुत सारे ऐपों को बंद कर दिया, उनमें से एक मेन पबजी है और टिकटॉक को के ऊपर भी पाबंदी लगाई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐप के बारे में भी पूछ सकता है। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? मतलब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967-68 के आसपास हमारे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और उस समय जो हरित क्रांति के जनक थे हमारे भारत में, वो कौन थे? पहले वर्ल्ड की बात करते हैं, अमेरिका में, मतलब उन्होंने मैक्सिको में बीज, कृत्रिम बीज मतलब तैयार किए थे। तो वो थे, की बात की जाए तो कौन था? नॉर्मन बोरलॉग। ये हमारे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो MS स्वामीनाथन। और भारत में कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1967-68 के बीच में। और अगर पूछा जाए हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन था वो? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने हरित क्रांति जो शब्द है उसको दिया था, हरित क्रांति शब्द दिया था गोल्डस्टीन ने। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। और वर्ल्ड में की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। इनके नाम पर बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है, जो हमारा किसमें दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना संधि जो हुई थी 1932 ईस्वी में हुई थी। और 1929 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो 1919 में हुआ था। और अगर रॉलेट एक्ट की बात करें तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, जिसको हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध कौन से राजवंश से संबंधित था? तो महामेघ वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो कलिंग नरेश खारवेल था वो चेदी वंश से संबंधित था, और चेदी वंश को ही महामेघवाहन वंश के नाम से जाना जाता था। तो इसमें A और B मतलब पहला और दूसरा दोनों सही होगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक वंश से ये जाना जाता था, जो हमारा कलिंग नरेश खारवेल था। चेदी वंश भी था और महामेघवाहन वंश भी था, क्योंकि चेदी वंश को ही महामेघवाहन वंश के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो अशोक जो था बौद्ध धर्म का संरक्षक था, क्योंकि इसने अपने दामाद और पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो ये बौद्ध धर्म का संरक्षक हुआ। पुलकेशिन द्वितीय भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को खदेड़ दिया था। और जैन धर्म का संरक्षक पूछा है, इसमें कौन है? तो खारवेल जो था ये जैन धर्म का संरक्षक था। जैन धर्म का संरक्षक कौन था? खारवेल। और जो हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो खारवेल का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो खारवेल का। आगे है, स्थायी बंदोबस्त
किया, मतलब किससे किया गया था, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किससे की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ पहले ये जानते हैं। तो 1793 ईस्वी में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, उस समय कौन था जनरल, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। इसमें क्या था, इसमें टोटल 10/11 जो उपज का 10/11 कंपनी के पास जाता था और 1/11 भाग किसानों के पास जाता था, किसानों या जमींदारों के पास जाता था 1/11, और 10/11 हमारा ब्रिटिश सरकार लेती थी। कौन लेता था, ब्रिटिश सरकार 10/11 लेती थी और 1/11 जमींदार को मिलता था। आगे है, तो क्या आंसर हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था, तो जमींदारों से स्थायी बंदोबस्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है, तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है भारत में। और प्रति हेक्टेयर की बात करें कि कम क्षेत्रफल में ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है, उसको प्रति हेक्टेयर बोलते हैं। तो उसमें पंजाब जो है हमारा नंबर 1 है, पंजाब राज्य जो है नंबर 1 है। और अभी एक डाटा हाल ही में आया है कि भारत में सब्जी होती है उसका सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, उसने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया सब्जी के उत्पादन में। तो वेस्ट बंगाल जो है सब्जी के उत्पादन में नंबर 1 है, सब्जी के लिए वेस्ट बंगाल। और आगे है अगला क्वेश्चन, यमुना की सहायक नदी कौन सी है। तो ऑप्शन है गंडक, कोसी, झेलम या चंबल। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, चंबल जो है बीहड़ों का निर्माण करती है, बीहड़ों का निर्माण करती हुई नदी आती है, क्योंकि पर्वतों से कट कर ये नदी आती है, तो बीहड़ों का निर्माण करते हुए ये नदी आती है, इसलिए। और ये यमुना की सहायक नदी है, क्योंकि ये यमुना से जाके मिल जाती है आगे चल के। और गंडक जो है, इसमें पत्थर पाए जाते हैं, शालिग्राम जो पत्थर होता है, ये इसी गंडक नदी में प्राप्त होता है, इसी नदी से। आगे है अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है इनमें से। जम्मू तवी एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, जो जैसे सिटी और उनके कौन सी नदी के किनारे वो बसे हुए हैं। तो जैसे जम्मू हमारा है, पूछता है कि कौन सी नदी के किनारे है, तो तवी नदी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जम्मू जो है तवी नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो भारत की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है वो है हमारी विवेक एक्सप्रेस, जो हमारा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो है हमारा तमिलनाडु पड़ता है, वहां तक। डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में। असम, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से होते हुए कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। और टोटल 4273 किलोमीटर ये चलती है ट्रेन। और कितने घंटे में, 82 घंटे में, मतलब 82 घंटे में ये ट्रेन 4273 किलोमीटर चलती है। और डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है, असम में। और कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है हमारा, तमिलनाडु में पड़ता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।